गरीब बहू का मायके और ससुराल का खाना। धूप में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी है। चलो अब जाकर खाना खा लेती हूँ। पसीने में भीगते शरीर के साथ गरीब जानवी सामने एक पेड़ के नीचे छांव में आकर बैठ जाती है। जानवी जिस खेत में मजदूरी कर रही है, इस खेत में सब्जियों की फसल पेरी हुई है। तभी जानवी अपना टिफिन खोलती है तो एक डिब्बे में 3 बासी रोटियां थीं। आज भी माँ ने बासी रोटियाँ ही दी। तभी वो दूसरा डिब्बा खोलती है तो उसमें दाल थी, जिसमें से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। इस दाल के अंदर से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये तो 4 दिन पुरानी दाल है। तभी वहाँ पड़ोस के खेत की एक मजदूर महिला शांति आती है। छी, जानवी बिटिया, इस दाल में से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये दाल माँ ने मेरे टिफिन में बांधकर मुझे खाने के लिए दिए हैं। क्या तुम्हारी इस सौतेली माँ के सीने में दिल है कि नहीं? वो इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है? सारा दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और माँ मुझे ढंग का खाना तक नहीं देती। बिटिया, जब तेरी वो सौतेली माँ तुझ पर इतना अत्याचार करती है तो तू उसके साथ रहती ही क्यों है? तू यहाँ से कहीं चली क्यों नहीं जाती? अपने बाबा की खातिर काकी जी, मेरे बाबा दिमागी मरीज हैं। माँ उनका ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। तभी जानवी वो बासी रोटी और बासी दाल खाने लगती हैं। बिटिया, तू मेरे टिफ़िन से थोड़ी सब्ज़ी खा ले। नहीं काकी जी, मुझे पता है कि रोज़ रोज़ मुझे ऐसा ही बासी खाना मिलेगा, इसीलिए मुझे अब ऐसे ही खाने की आदत सी हो चुकी है। तभी जानवी वो खाना खाकर खेत में काम करने लग जाती है। शाम के समय खेत में कड़ी मजदूरी करने के बाद खेत का मालिक जानवी को रोज़ के हिसाब से 200 रुपये मजदूरी दे देता है। तभी जानवी पास के गांव में अपने 2 कमरे के छोटे से घर में आती है, जहां जानवी के माता पिता नीलिमा, हरिया और जानवी के छोटे भाई बहन खुशी और रोहन थे। खुशी और रोहन ने नए और अच्छे कपड़े पहने हुए थे और हरिया अकेला कोने में बैठा खुद से ही बड़बड़ा रहा था। ए मनहूस कहीं की जानवी, आज की मजदूरी के पैसे ला। जानवी रोज की तरह सारे पैसे अपनी इस सौतेली माँ को दे देती है। जानवी की माँ और उसके भाई बहन उसके सौतेले हैं। जानवी की सगी माँ सालों पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। तभी जानवी अपने पिता के पास आती है, जिसे किसी बात का ना कोई होश था, ना इस दुनिया की खैर खबर थी। बाबा, आपने दवाई ली कि नहीं? इस हादसे में हरिया के दिमाग पर गंभीर चोट लगने से हरिया दिमागी तौर पर मरीज हो चुका था। वो दुनियादारी, अपनी याददाश्त सब खो बैठा था। वो बस सारा दिन घर के एक कोने में पड़ा रहता था। तभी नीलिमा रसोई से चिकन करी, पुलाव, पाक की सब्जी, ये सब पकवान लेकर आती है। रोहन, खुशी, चलो बच्चों, खाना तैयार है। अरे वाह, चिकन करी, पुलाव, सब्जी। तभी रोहन, खुशी वो ताज़े लजीज पकवान खाने लगते हैं। अब जानवी जैसे ही अपने भाई बहन के पास आकर बैठने लगती है। ए, ये क्या कर रही है तू? खाना खाने बैठ रही हूँ माँ। उठ यहाँ से और अपने पिता के पास जाकर बैठ। जानवी अपने पिता के पास जाकर बैठ जाती है। तभी नीलिमा एक थाली में उसे कल के बासी चावल लाकर देती है। ये ले और खा ले। जानवी जब थाली में कल रात के बासी चावल देखती है। माँ, ये तो बासी चावल है, मुझे अभी का बना ताज़ा खाना दीजिए ना। ये खाना मिल रहा है तुझे, इसी में शुक्र मना। ताज़ा खाना मेरे बच्चों और मेरे लिए है, तू ये खा। इतना कहकर नीलिमा अपने बच्चों के पास जाकर बैठ जाती है और ताज़ा खाना खाने लगती है। नीलिमा जानवी से नफरत करती है। वो उसके साथ हमेशा सौतेले जैसा ही बर्ताव करती है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अगर आपको जाना ही था तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाती। ऐसा दुख भरा जीवन नहीं जिया जाता मुझसे माँ। थोड़े समय बाद सबका खाना हो जाता है। ए जानवी, चल सारे झूठे बर्तन धोकर रसोई में रख दे और फिर घर की अच्छे से सफाई कर देना। तभी जानवी आंगन में आकर सारे झूठे बर्तन धोने लगती है और खुशी, रोहन अपने कमरे में आराम करते हैं। घर के काम नीलिमा जानवी से ही करवाती थी और अपने बच्चों को हमेशा आराम करने को कहती है। उन्हें रोज़ रोज़ अच्छा ताज़ा खाना बनाकर खिलाती है, क्योंकि रोहन और खुशी नीलिमा के अपने बच्चे थे और जानवी नीलिमा की सौतेली बेटी थी। इस वजह से नीलिमा जानवी को रोज़ रोज़ बासी खाना देती थी।
नीलिमा के परिवार का गुजारा हरिया की पेंशन और जानवी की कमाई से चलता था। आज रात भी मुझे बाबा पर नजर रखनी होगी, क्योंकि बाबा अचानक रात को उठकर घर से बाहर निकल जाते हैं। रात का समय था। नीलिमा, खुशी और रोहन ये तीनों एक कमरे में सो जाते हैं और रोज की तरह जानवी अपने पिता के साथ घर के छोटे से हॉल में फटी चटाई पर लेट जाती है। भगवान जी, आपने इस संसार में माँ का मर्तबा इतना बड़ा रखा है, फिर मेरी ये सौतेली माँ अपने बच्चों में इतना फर्क क्यों करती है? क्या सौतेले बच्चों से कोई प्यार नहीं करता? क्या इस संसार में सौतेला होना पाप है? थोड़े समय बाद जानवी की आंख लग जाती है। तभी अचानक हरिया नींद से जाग जाता है और बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चला जाता है। हरिया रोज रात ऐसे ही अचानक घर से बाहर चला जाता था। तभी जानवी की आंख खुलती है। अरे, बाबा कहाँ चले गए? तभी जानवी बाहर आती है तो हरिया सामने सड़क से जा रहा था। बाबा! जानवी दौड़ते हुए अपने पिता के पास आती है और उसे पकड़कर घर में लेकर आती है। इधर नीलिमा और उसके बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। वो हरिया पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। तभी जानवी अपने पिता को सुला देती है। भगवान जी, मेरे बाबा की ये बीमारी ठीक कर दीजिए। तभी जानवी रात भर अपने पिता के पास बैठी रहती है। अगले दिन सवेरे नीलिमा अपने बच्चों को अपने हाथों से असली घी के पराठे और दूध देती है और जानवी को चाय। तेरा टिफिन ला रही हूँ मैं, चाय पीकर तुरंत खेत में काम करने चली जाना। नीलिमा जानवी को अपनी रसोई में कदम तक नहीं रखने देती थी। तभी वो आज भी टिफिन में बासी सब्जी और रोटी डालकर टिफिन जानवी को दे देती है और जानवी रोज की तरह खेत में आकर सारा दिन कड़ी मजदूरी करती है और इधर खुशी और रोहन सारा दिन अपने दोस्तों में मौज मस्ती करते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन अचानक नीलिमा की तबीयत खराब हो जाती है। सवेरे का समय था। माँ, आपने मेरा टिफिन नहीं बनाया, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। यह मेरी तबीयत इतनी खराब है और तुझे खाने की पड़ी है? चल जा, नहीं है आज टिफिन, आज के दिन भूखे ही रह जाना तू। तभी जानवी खेत में आती है और कड़ी धूप में मजदूरी करने लगती है। दोपहर का समय था। जानवी खेत में पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। भूख के कारण तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब ऐसी हालत में मुझसे काम कैसे होगा? अगर आज मैं सही से काम नहीं कर पाई तो खेत के मालिक मुझे पैसे नहीं देंगे, और अगर माँ को आज पैसे नहीं मिले तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तभी जानवी को खेत में सब्जियां दिखाई देती हैं। एक काम करती हूँ, ये कच्ची सब्जियां ही खा लेती हूँ। तभी जानवी खेत से लौकी, मूली और मेथी पालक की सब्जी तोड़ती है और पेड़ के नीचे बैठकर ये सब्जियां कच्ची ही खाने लगती है। ये सब्जियां तो कितनी कड़वी है। तभी सामने सड़क पर एक कार आकर रुकती है। उस कार में बैठा एक जवान हैंडसम लड़का जानवी को कच्ची सब्जियां खाते हुए देखता है। अरे, ये लड़की कच्ची सब्जियां क्यों खा रही है? तभी वो लड़का जानवी के पास आता है। सुनिए, आप ये कच्ची सब्जियां क्यों खा रही हो? आप कौन हो? मेरा नाम विनय है। मैं पास के शहर में रहता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ी। देखो, ये सब्जियां ऐसे मत खाओ, इन पर दवाई लगी होती है। इन सब्जियों को पहले केमिकल से धोया जाता है, तब इसे बाजार में हम इंसानों के खाने के लिए भेजा जाता है। अगर तुम ये सब्जी ऐसे ही खाओगी तो इससे तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान की किसे चिंता है विनय बाबू? जिसका जीवन ही नर्क की तरह बन चुका हो, उसे अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे तुम अपने जीवन में काफी दुखियारी हो। बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ और आखिर क्यों तुम ये कच्ची सब्जियां खाने पर मजबूर हो चुकी हो? तभी जानवी विनय को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में बताती है। अब आप ही बताइए बाबूजी कि मैं अपने लिए मौत ना मांगू तो क्या मांगू? तुम्हारे जीवन की दुख भरी कहानी सुनकर तो आंखों में आंसू आ गए यार। कोई माँ इतनी जालिम हो सकती है, यह मुझे आज पता चला। तभी विनय अपनी कार के पास आता है और उसमें से खाना लेकर जानवी के पास आकर उसे चिकन बिरयानी देता है और साथ में कई सारे पैसे भी देता है। ये लीजिए, ये खा लीजिए, और ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं बाबूजी, आज तो मैं आपका दिया ये अच्छा खाना खा लूँगी, पर कल से तो मुझे वही बासी कूचा खाना पड़ेगा ना। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब इंसान के पास लक्ष्मी और अन्न सामने से आए तो इंसान को उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे अहम पहलू हैं।
तभी जानवी वो खाना और पैसे ले लेती है और चिकन बिरयानी खाने लगती है। अब चिकन बिरयानी खाते समय जानवी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ जानवी जी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने जीवन में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। आज पहली बार इस खाने की कदर मुझे पता चली। ये सुनकर विनय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी है इस लड़की की। थोड़े समय बाद जानवी का खाना हो जाता है और दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़े समय बाद, अच्छा जानवी जी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी विनय वहाँ से चला जाता है। विनय जी कितने अच्छे इंसान है ना। भगवान जी विनय जी को हमेशा खुशहाल रखिएगा। तभी जानवी खेत में काम करने लग जाती है। रात का समय था। अब जानवी घर आती है तो आज भी नीलिमा उसे बासी खाना ही देती है। अगले दिन दोपहर में जानवी खेत में बैठी थी। आज भी नीलिमा ने उसे टिफिन नहीं दिया था। तभी विनय आज भी वहाँ बढ़िया स्वादिष्ट खाना लेकर आता है। अरे विनय जी, आप यहाँ? मुझे आज भी इस गांव में काम था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। देखो मैं कितना सारा खाना लेकर आया हूँ और मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है, तो चलो साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। तभी दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी जानवी की नज़र सामने एक खेत में बूढ़ी शांति पर पड़ती है। शांति एक बड़े से पत्थर को अकेले धकेल रही थी। ये देखकर जानवी शांति के पास आती है और उस बड़े से पत्थर को हटाने में उसकी सहायता करती है। ये देखकर विनय दंग रह जाता है। जानवी जी कितनी प्यारी हैं, उन्हें दूसरों की तकलीफ की कितनी चिंता है। तभी जानवी विनय के पास आकर बैठ जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। विनय हर रोज जानवी से मिलने लगा और उसके लिए रोज रोज बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी लाने लगा। एक दिन विनय और जानवी दोनों खेत में बैठे थे। जानवी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। विनय बाबू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, पर मेरी एक विनती है आपसे, आप मुझे कुछ ऐसा मत कह देना कि मैं आपको ना कह दूं, क्योंकि मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कह सकती। आपके बहुत से एहसान हैं मुझ पर। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जानवी। ये सुनकर जानवी उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ जानवी? भगवान के लिए मुझसे ये चीज़ ना मांगिए विनय जी। मैं एक गरीब लड़की हूँ जिसका जीवन दुखों से भरा पड़ा है, और आप एक अमीर और इतने भले नेक इंसान हो। मैं आपके जीवन में आकर आपके जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती। जानवी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे जीवन से इन दुखों को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें एक बेहतर जीवन देना चाहता हूँ। देखो जानवी, इतने दिनों से हमारे बीच एक प्यारा सा रिश्ता है। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर जानवी परेशान हो जाती है। कल दोपहर में मैं फिर आऊँगा जानवी। अगर कल तुम लाल ड्रेस पहनकर यहाँ आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी हाँ है। इतना कहकर विनय वहाँ से चला जाता है। भगवान जी, ये कैसी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। विनय जी कितने भले इंसान हैं। मैं अपनी वजह से उनका जीवन बर्बाद नहीं होने देना चाहती। अगले दिन दोपहर में विनय खेत में आकर खड़ा हो जाता है तो वहाँ जानवी नहीं थी। जानवी तो यहाँ है ही नहीं, शायद उसकी ना है। चल विनय, शायद तेरी किस्मत में ये प्यार नहीं लिखा। विनय जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी विनय पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे जानवी लाल ड्रेस में खड़ी थी। जानवी, तुम? मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई विनय जी। फिर क्या था, विनय उसी समय जानवी के साथ जानवी के घर आता है और जानवी की सौतेली माँ से जानवी का हाथ मांगता है। बेटा, एक बात समझ, मैं नहीं आ रही। तुम्हें इस मनहूस जानवी में ऐसा क्या दिख गया कि तुम इससे शादी करने को तैयार हो गए? आंटी जी, एक बात बताऊं, मेरे घर में जो मेरी माँ है ना, वो मेरी सौतेली माँ है, पर उस माँ ने हमें कभी भी सौतेलापन महसूस नहीं होने दिया और आज उसी माँ के संस्कार मेरे अंदर हैं, जो मैं अच्छे इंसान को हमेशा पहचान लेता हूँ। ये सुनकर नीलिमा दुखी हो जाती है। फिर क्या था, विनय उसी समय जानवी से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपनी कार में पास के शहर जाने लगता है। विनय जी ने कहा कि उनकी माँ भी सौतेली है। कहीं मेरी सौतेली सासू माँ भी मुझ पर माँ की तरह जुल्म ना करे। जानवी के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है।
तभी वो पास के शहर में विनय के बड़े से आलीशान घर में आती है, जहां विनय के माता पिता हरीश, मेनका, उसकी 2 बहनें साक्षी, निशा, बूढ़ी दादी मालती और भाई राहुल, ये सब थे। विनय और उसके परिवार वाले काफ़ी अमीर लोग हैं। माँ, दादी माँ, आपकी बहू जानवी। अरे वाह, हमारी बहू रानी तो बड़ी प्यारी है। जैसा सुना था तुम तो उससे भी काफी ज्यादा प्यारी हो जानवी बहू। सब जानवी का बड़े धूमधाम से स्वागत करते हैं। थोड़े समय बाद जानवी, विनय अपने कमरे में थे। ये लोग इतने अमीर हैं, फिर भी यहाँ किसी ने भी मेरी गरीबी के बारे में कोई शिकायत नहीं की। मैं जानता हूँ जानवी, तुम क्या सोच रही हो। मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं जानवी। यहाँ गरीबी और अमीरी का कोई अंतर नहीं किया जाता। यहाँ सबको एक ही नज़रों से एक समान माना जाता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे के 7 बजे जानवी सुंदर सी साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बाप रे, 7 बज गए, कहीं माँ जी और सब मुझ पर गुस्सा न करें। तभी जानवी घर के लिविंग रूम में आती है और घर की सफाई करने लग जाती है। थोड़े समय बाद मेनका अपने कमरे से बाहर आती है। जानवी बहू, ये क्या कर रही है तू? अरे बाप रे, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी और हमेशा जल्दी उठ जाऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। अरे अरे, रुक जा बहू, इतना हड़बड़ क्यों कर रही है? मैं तो ये कह रही हूँ कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? आराम से उठना था ना। वो माँ जी, मुझे सवेरे जल्दी उठने की आदत है। अच्छा ठीक है, अब जाओ और सबके लिए चाय पराठों की व्यवस्था कर दो। सब लोग उठते ही होंगे। तभी जानवी रसोई में आती है तो यहाँ की रसोई बड़ी ही शानदार और आलीशान थी। यहाँ सब इलेक्ट्रिक चूल्हे और गैस चूल्हा था। कितनी सुंदर है ये रसोई। जानवी पहली बार इतनी बड़ी रसोई देख रही थी। मैंने तो कभी रसोई के कोई काम किए ही नहीं है। माँ तो मुझे कभी रसोई में आने ही नहीं देती थी। अगर यहाँ मुझसे कोई गलती हो गई तो भगवान जी मुझे बचा लीजिएगा। तभी जानवी सबके लिए चाय पराठे बनाने लगती है। अब उसे रसोई का काम तो कुछ खास आता नहीं था, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने तो कभी इसे अपने घर के किचन में घुसने नहीं दिया था। इसलिए वो पराठे आधे जला देती है। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने जानवी के बनाए चाय पराठे थे। ये कैसे पराठे हैं? ये क्या बहू, पराठे इतने जल कैसे गए? माँ जी, क्या करूँ? अगर यहाँ सबको पता चल गया कि मुझे रसोई के काम नहीं आते तो ये सब मुझे इस घर से ही बाहर निकाल देंगे। भगवान जी मुझे बचा लीजिए। माँ जी, वो बहू, हमें विनय ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक था, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी और हम सब हर काम में तुम्हारी सहायता भी करेंगे। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या हुआ जानवी? माँ, परिवार का इतना प्यार आज मुझे पहली बार मिल रहा है। फिर क्या था, जानवी घर के बाकी काम करती है तो उसकी ननंद उसका काम में हाथ बटाती है। फिर वो रसोई में खाना बनाने आती है तो सास वहां आकर उसे खाना बनाना सिखाती है। अपने ससुराल वालों का उसके प्रति ये प्रेम देखकर जानवी काफ़ी खुश होने लगती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। जानवी अपने ससुराल में हर रोज़ अच्छा खान पान खाने लगी, नए कपड़े पहनने लगी। अब शाम में सब घर में थे, तभी वहाँ खुशी आती है। खुशी, तुम यहाँ? दीदी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। माँ को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा है। आप प्लीज़ मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए ना, ताकि हम माँ का इलाज करवा सके। क्या दीदी, अब आप ही माँ को बचा सकती हो। पर इतने पैसे? तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी खुशी, हम करवाएंगे तुम्हारी माँ का इलाज। हाँ खुशी बिटिया, हम एक बहुत बड़े डॉक्टर को जानते हैं, वो तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से कर देंगे। ये क्या हो गया? मैं तो माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर माँ के कहने पर इस जानवी से पैसे ऐंठने आई हूँ। चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारी माँ को इसी समय हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पर जीजू, परवर कुछ नहीं। विनय, तुम डॉक्टर साहब को बहू के मायके आने के लिए कहो। तभी सब खुशी को लेकर उसके घर आते हैं।
तो सबको अपने घर में देखकर नीलिमा के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने तो खुशी को पैसे लाने के लिए कहा था, पर ये तो सबको यहाँ लेकर आ गई। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, ये है पेशेंट। अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इनके हाथ पैर काटने पड़ेंगे। क्या? हाँ, वरना इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपकी मौत भी हो सकती है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने झूठ कहा था कि मुझे ये बीमारी है। ये सुनकर जानवी दंग रह जाती है। क्या? हाँ बिटिया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं बस तुझसे पैसे हटना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बीमारी का बहाना बनाया। मुझे माफ कर दीजिए। विनय, तुरंत पुलिस को बुलवा। अपनी सौतेली बेटी पर जीवन भर जुल्म करने के जुर्म में और झूठी बीमारी का बहाना बताकर अपनी उसी बेटी से पैसे ऐंठने के लिए इन्हें 20 साल की सजा तो हो ही जाएगी। नहीं नहीं समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। हाँ माँ जी, ये जैसे भी है पर है तो मेरी माँ ना, और मैं अपनी माँ को जेल में नहीं जाने दूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी माँ को माफ कर दीजिए। ये सुनकर नीलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन भर मैंने जानवी को कितना तड़पाया और आज यही मुझे बचा रही है। देखिए, जिस सौतेली बेटी पर आपने जीवन भर जुल्म किए, आज वही बेटी आपको बचा रही है। मेरी बच्ची जानवी, मुझे माफ कर दे। मैंने जीवन भर तुझ पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नीलिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद वो जानवी से अच्छी हो जाती है, जिसके बाद सब जानवी को उसके ससुराल लेकर आते हैं, जहां जानवी सबके साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगती है।